गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टडी विथ नौकरी वाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ? जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों तरह के अर्थव्यवस्थाओं का मिलन रहता है। ठीक है, जैसे कि भारत में बहुत सी कंपनियां सरकार भी ऑन करती है और बहुत सा कंपनी प्राइवेट ओनरशिप में है। ठीक है, जैसे कि भेल है, HAL है ना, ये सब कंपनियां क्या है, सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गैस की बहुत सी कंपनियां हैं, ऑयल की कंपनियां जो कि गवर्नमेंट खुद ऑन करती है। और इसके अलावा रिलायंस है, टाटा का कंपनी है, ये सब पब्लिक कंपनी है। ठीक है, मतलब उस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं है। तो इसी तरह की व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं मिश्रित व्यवस्था। कौन सा क्षेत्र भारत के GDP में सर्वाधिक योगदान देता है? तो भारत के GDP में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र देता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? सामाजिक असमानता को मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है। मानव विकास सूचकांक का मतलब हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। अर्थव्यवस्था विकसित होने के साथ ही राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश, देखिए जो भी देश विकसित होता है तो विकसित होने के साथ ही उस देश का अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। ठीक है, तो भारत में भी तृतीय क्षेत्र का जो व्यवस्था है उसका बहुत ज़्यादा भारत की GDP में हिस्सेदारी है। अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? प्राथमिक क्षेत्र का। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, कृषि होता है। ठीक है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, ये सब क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो ये सब क्या प्राकृतिक से जुड़ा हुआ चीज़ है, ये सब डायरेक्ट नेचर से जुड़ा हुआ चीज़ है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके नियंत्रण में रहते हैं? तो देखिए मैंने भी बताया कि दो तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, एक पूंजीवादी एक समाजवादी साम्यवादी। ठीक है, तो पूंजीवादी में क्या होता है, उसमें सरकार कोई भी कंपनी को ओन नहीं करता है, सब कुछ पब्लिक के हाथ में होता है। मतलब जो है आम लोग है वही अपना कंपनी खड़ा करते हैं, वही कंपनी चलाते हैं, उसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, बस सरकार टैक्स लेती है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है कि जो भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है देश में वो सरकार ही करेगी। ठीक है, जैसे कि एक समय में चाइना था, एक समय में रूस भी था। ठीक है, एक समय में बहुत सी ऐसी कंट्रियाँ थी जो समाजवादी अर्थव्यवस्था पे चलती थी, जहाँ पे सब कुछ सरकार ही ऑन करता था। लेकिन अब समय चेंज हो गया है, या तो अब सब जगह की व्यवस्थाएँ मिश्रित है या फिर पूंजीवादी पे वो लोग बढ़ चुके हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में एक ऐसा अर्थव्यवस्था होता है जिसमें सब कुछ राज्य के कंट्रोल में होता है। ठीक है, वहाँ के गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में किया गया था। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को स्थिर दामों पर मापा जाता है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? तो अंतरण भुगतान राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है। अंतरण भुगतान के अंदर बहुत सी चीज़ें आती है, जिसमें वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, ये सब अंतरण भुगतान कहलाता है। ठीक है, तो इसको राष्ट्रीय आय में इसका गणना नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी है, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहता है। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? हिंदू समृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय से है। ठीक है, ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। राष्ट्रीय आय का एक अन्य नाम है, राष्ट्रीय आय का एक अन्य नाम बजाय कीमत पर NNP। ठीक है, बजाय कीमत पर NNP, इसी को दूसरी भाषा में लोग राष्ट्रीय आय बोलते हैं। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और घरेलू आय बराबर होता है? बंद अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और घरेलू आय बराबर होता है। जैसे कि बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण आपको मिलेगा नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया तो कोई बाहर कोई सामान खरीदता है ना, तो कोई बाहर सामान जाकर बेचता है। कुछ हद तक वो चाइना से व्यापार करता है, लेकिन वो भी या वो सीधे तौर पे चाइना से व्यापार नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्था जो है बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। एक समय में जापान भी बंद अर्थव्यवस्था था। राष्ट्रीय आय बराबर है
निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। निम्नलिखित में कौन सा संबंध हमेशा सही होता है? तो आय बराबर उपभोग प्लस बचत, ये संबंध हमेशा सही होता है। हम लोग जितना भी आय कहते हैं उसका कुछ हिस्सा हम लोग उपयोग कर लेते हैं, उपभोग कर लेते हैं, खा पी लेते हैं और बाकी हिस्से को हम लोग बचा लेते हैं। ठीक है, ये हमेशा सही है। और फिर बचा हुआ पैसा को हम लोग निवेश करते हैं, जो भी कहते हैं, लेकिन यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। आय बराबर उपभोग प्लस बचत। किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य हम कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी गणना करते समय निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो जीएनपी गणना करते समय नागरिकों के प्रति व्यक्ति आय की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखने वाले थे दादा भाई नौरोजी, जिसे हम लोग ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर किसने बनाया था? ये शब्द किसने बनाया था? तो इस शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले प्रोफेसर राजकृष्णन ने। और हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है कुल बचत पे। जब तक बचत नहीं होगा तब तक पूंजी का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, जितना हम कमा रहे हैं उतना खर्चा ही कर देंगे तो पूंजी तो बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग जितना बचाएंगे वही में पूंजी बढ़ेगा। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच में क्या संबंध होता है? तो किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर में के बीच में प्रतिलोम यानी कि इनवर्स संबंध होता है। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो मुद्रा आपूर्ति में कमी किया जाता है। मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? मुद्रास्फीति मुद्रा आपूर्ति में अधिकता से नापी जाती है। ठीक है, तो इसी कारण से इसको कंट्रोल करने के लिए मुद्रा आपूर्ति में कमी किया जाता है। ठीक है ना, तो मुद्रास्फीति किससे नापा जाता है? मुद्रा आपूर्ति में अधिकता से। और इसको नियंत्रित करना तो क्या करेंगे? इसकी अधिकता को कम कर देंगे। मुद्रास्फीति के समय सार्वजनिक व्यय, अगर मुद्रास्फीति हो गया है तो फिर क्या करेंगे? हमको मुद्रा आपूर्ति में कमी करना है तो हम लोग खर्च करना कम कर देंगे, तो सरकार खर्च करना कम करेगी ताकि लोगों के पास पैसा कम पहुंच सके। ठीक है, तो हम लोग को सार्वजनिक व्यय क्या करना पड़ेगा? सरकार को घटाना पड़ेगा ताकि लोगों के हाथ में पैसा कम पहुँचे और फिर जाके मुद्रास्फीति कंट्रोल में आ जाए। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रास्फीति का कारण है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में कमी। उत्पादन में कमी हो गया लेकिन मुद्रा में वृद्धि हो गया, इससे क्या होगा? सब सामान महंगा हो जाएगा, कमी बाजार में सामान का कमी पड़ जाएगा और लोगों के हाथ में पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा? उस धीमे धीमे उस सामान का मूल्य बाजार में बढ़ने लगेगा। तो इसके कारण सरकार क्या कहता है कि बाजार में ज़्यादा मूल्य ना बढ़े, इसके लिए मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है। और कंट्रोल करने का उपाय क्या है कि बाजार से जो कैश है उसको खींच ले सरकार। तो खींचने का बहुत तरीका होता है जिसमें वो अपना सरकारी व्यय को कम करता है। इसके अलावा कितने बार सरकार इंटरेस्ट बढ़ा देता है। इंटरेस्ट बढ़ाने से क्या होता है कि पब्लिक लोग बैंक में पैसे जमा करती है ज़्यादा इंटरेस्ट के कारण में, ज़्यादा इंटरेस्ट के लालच में, और उसके बाद फिर क्या होता है उससे सरकार के पास ज़्यादा पैसा पहुंच जाता है और बाजार में पैसा कम जाता है। तो ये सब तरीका है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है मुद्रास्फीति। तो दोस्तों मेरी वीडियो को पसंद आया होगा। हालांकि इकोनॉमी का टॉपिक है तो इसमें बहुत से कन्फ्यूजन वाले टॉपिक होते हैं, जैसे कि मुद्रास्फीति हो गया या जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, है ना। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन तो होता है, लेकिन इसके लिए है कि आपको खुद से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं इसे एक डिटेल वीडियो इसका बना दूंगा जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो को अच्छा लगा होगा। इसमें क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टडी विद नौकरी वाला को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।